हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 3 है जीवन शैली रोग के लिए निवारक उपाय के रूप में योग। यानी कि योग जो है वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसको कैसे योग के जरिए ठीक किया जा सकता है। ठीक है, विदाउट एनी मेडिसिन। अगर आप योग को अपना लेते हो तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो आराम से ठीक हो जाएंगी। यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में आपको बताऊंगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा। आराम से आप इसको देखिए, ध्यान से समझिए और आपको जो नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। eklavyastudypoint.com गूगल पे जाके आपको सर्च करना है, हमारी वेबसाइट आपके सामने आएगी। क्लास 12th में जाना है, उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना है। जैसे फिजिकल एजुकेशन में जाना है, उसके बाद आपके सामने इस तरीके की टेबल आएगी, वहाँ पे आपको चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे डाल देंगे। सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम पे हमारी वेबसाइट से मिल जाया करेगी। देखिए, एक बार सिलेबस को ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ केवल मिड टर्म की तो 5 चैप्टर आ रहे हैं। अगर मिड टर्म के बाद की बात करूँ तो 5 चैप्टर और आ रहे हैं, यानी टोटल 10 चैप्टर हमारे सिलेबस में है। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो 1 और 2 को जरूर देख लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उसको जरूर ज्वाइन करना। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। PDF नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और कोई भी हमारी लाइव क्लास होती है तो उसकी जो अपडेट होती है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। ठीक है, एक बार आप ये सिलेबस देखिए, ये आपका सिलेबस है टोटल कंप्लीट, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो योग है कि योग का मतलब क्या होता है। ठीक है, योग क्या होता है? तो देखिए, योग जो है वो दुनिया को भारत ने दिया है, यानी भारत ने दुनिया भर में योग जो है उसका प्रसार किया है। प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, ठीक है, जो हमारे विद्वान होते थे, वो योग और ध्यान यानी कि मेडिटेशन, योग और ध्यान के अभ्यास से, उसकी प्रैक्टिस से एक उचित जीवन शैली को अपनाते थे। ठीक है, जो योग है ना, इसका लेना देना कोई धर्म से नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, कई लोग इसको धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये जीवन शैली का एक पार्ट है। अगर हम इस तरीके को अपने जीवन शैली में योग को अपनाते हैं तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी हो जाती है। ये चीज़ें हैं। योग जो है ये संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, युज, इस धातु से ये निकला हुआ है। इसका मतलब होता है जोड़ना या फिर मिलाना। ठीक है, क्या होता है योग, कौन से भाषा के शब्द से निकला है? तो संस्कृत से। कौन सी धातु से? युज धातु से। क्या मतलब होता है इसका? जोड़ना या फिर मिलाना। तो योग जो है एक संपूर्ण जीवन शैली है, कंप्लीट लाइफस्टाइल के रूप में आप इसे देखिए। इसमें व्यक्ति जो होता है वो अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, ठीक है, और अपने स्वयं पर नियंत्रण यानी अपने ऊपर जो कंट्रोल होता है उसको करने में उसको सहायता मिलती है। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में योग को अपना लेते हैं, योगा को अपना लेते हैं, ठीक है, ये योग है हमारा। इसी को विदेशों में जाके ये योगा बना दिया उन्होंने, लेकिन इसकी जो देन है वो इंडिया है। ठीक है, भारत से ये निकला है। हम सभी को अपने जीवन में योग और प्राणायाम जो है इसको अपनाना चाहिए। अगर हम सभी अपनी लाइफ में इसको अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसके बहुत बड़े बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज के समय में लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं जो लोगों को हो रही हैं। ठीक है, और लोग दवाइयां खा रहे हैं जबकि वो जानते नहीं है कि उन सारी चीज़ों का समाधान जो है वो योग के जरिए हो सकता है। तो हमको यही जानना है और ये चैप्टर एक तरह से आपको अपने शरीर के प्रति जागरूक करने के लिए, ठीक है, जो शरीर में ये जो बीमारियां लगती हैं किस प्रकार से योग के जरिए आप उसको दूर कर सकते हो, ये आपको ये चैप्टर जो है जागरूक करेगा। देखिए, मन पर नियंत्रण करके, शरीर को स्वस्थ रखकर, ठीक है, व्यक्ति जो है वो परम आनंद का अनुभव कर सकता है। हम ये मान सकते हैं कि योग जो है वो सभी प्रकार के दुख और पीड़ा को नष्ट करता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो दुख समस्याएं हैं, योग अगर हम अपना लेते हैं तो वो नष्ट हो जाएंगी वो समस्याएं। अब बात करते हैं कि योग जो है इसका महत्व क्या है और इसका लाभ क्या है, यानी कि हमको क्या बेनिफिट होंगे यदि हम रोजाना योग करें तो। ठीक है, योग जो करेंगे अगर हम रोजाना तो हमें उसके बेनिफिट तो होंगे, लेकिन एकदम से नहीं होंगे। जैसे आपने कोई एलोपैथिक मेडिसिन खाई, अंग्रेजी दवाई खाई, मान लीजिए आपको फीवर है, आपने दवाई खाई, आधे घंटे में आपको उसका असर दिख जाता है। लेकिन योग ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू करा तो इसके असर आपको आज से दिखेंगे, एक लंबे समय में इसके असर दिखते हैं। ठीक है, तो हमको रेगुलर योग करना होता है और लंबे समय तक योग करना होता है, जिसका बेनिफिट हमें काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिलता है। तो क्या इसका महत्व है और क्या इसके लाभ हैं, इसको समझते हैं। अगर हम रेगुलर योग करते हैं तो हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है वो मजबूत होती है। ठीक है, हमारा शरीर जो है वो शुद्ध होगा
और योग जो है हमारी आसन विकृति को ठीक करेगा। आज के समय में क्या है, लोग जो है गलत तरीके से चलते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, उनका जो पोस्चर है, उनका जो आसन है वो गलत हो गया। तो ये जो विकृति है ये भी योग के जरिए ठीक हो जाएगी। योग के द्वारा शरीर में लचीलापन आता है, ठीक है, लचीलापन बढ़ेगा यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखते हो बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको चोट लग जाती है, गिर पड़ जाते हैं, जरा जरा सी बातों में उनको कई बार फ्रैक्चर तक हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में लचीलापन ही नहीं है। जिसके शरीर में लचीलापन होता है उसको बहुत तरह की समस्याएं नहीं हो पाती, ठीक है। योग जो है कहीं ना कहीं हमारा जो मोटापा है, आज के समय में एक समस्या हो रही है मोटापे की, इसको कम करने में मदद करेगा। योग रेगुलर करोगे तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो सुधरेगा, ठीक है, हमको मानसिक तनाव नहीं रहेगा, हम बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, सुखी जीवन जी सकेंगे। तो ये योग के महत्व हैं और योग के लाभ हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे ना इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वो ये 5 टॉपिक है और इनसे रिलेटेड, ठीक है, जो आपके योगासन हैं वो हैं प्राणायाम वगैरह। तो बात करते हैं कि जो जीवन शैली से संबंधित रोग, देखिए ये वैसे बीमारियां नहीं है, ये हमने खुद बनाई है, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो खराब है, उसके कारण हमें मोटापा होता है, उसके कारण हमको डायबिटीज होती है, ठीक है, अस्थमा होता है, हमारा ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, हाई बीपी होने लग जाता है, या पीठ में दर्द या फिर गठिया जैसे रोग हो जाते हैं। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल गलत है, खान पान गलत है, रहन सहन गलत हो रहा है, इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। अगर हम सही खान पान अपनाएं, सही लाइफस्टाइल अपनाएं तो इन समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं। तो एक एक करके इन टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया ना ये 4-5 प्रकार की बीमारी है, ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो हमको ये समझना है कि सबसे पहले हमें इस समस्या को देखना है और ये समस्या कौन से आसन के द्वारा दूर की जा सकती है, ये है। अब यहाँ पे आपको एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखनी है कि ये जो आसन दे रखे हैं ना, ये मोटापे से रिलेटेड है। तो अगर पेपर में मोटापा कम करने के आसन पूछें तो आपको यही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप यहां से उठा के आप ये वाले लिख दो या ये वाले लिख दो, ऐसा मत करना, ठीक है, नहीं आपके मार्क्स जो है वो कटेंगे। आपको याद रखना है कि कौन सा आसन कौन सी बीमारी में काम आता है, ठीक है, कौन सी बीमारी में कौन सा आसन काम आएगा। हर आसन हर बीमारी में काम नहीं आता, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर डायबिटीज की बात करें जिसको मधुमेह कहा जाता है, तो उस मधुमेह की समस्या से रिलेटेड लोगों को ये वाले आसन करने चाहिए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यदि मान लो किसी को अस्थमा की समस्या है तो ये आसन उसके लिए लाभकारी होंगे। यदि मान लीजिए किसी को पीठ में दर्द रहता है, ठीक है, बैक पेन रहता है, गठिया की समस्या है, या किसी को ब्लड प्रेशर जो है उसका हाई रहता है, ठीक है, हाई बीपी की समस्या है, तो ये वाले आसन काम आएंगे। पीठ में दर्द है तो ये आसन काम में आएंगे। ये सारे आसन हमको पढ़ने हैं। इतना बड़ा चैप्टर बन जाएगा ना ये, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा आपको कम में समझा दूं सारी चीज़ें। अब बात करते हैं जीवन शैली से रिलेटेड रोग। तो आपने देख लिया, मोटापा, डायबिटीज़ हो गया, अस्थमा हो गया, ठीक है, हाई बीपी हो गया, पीठ में दर्द हो गया, गठिया हो गया, ये तो बीमारियां हैं। अब एक एक करके ना इन टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटापा। आज के समय में मोटापा जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रहा है, क्योंकि हमारा खान पान जो है बदल गया है। पहले के समय में जो लोग गाँव में रहते थे, खेतों में काम करते थे, वो जितनी कैलोरी लेते थे कहीं ना कहीं उसको बर्न कर लेते थे, ठीक है, उन कैलोरी को तोड़ सकते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, ज़्यादातर जो काम है वो आराम वाला हो गया है। ज़्यादातर लोग हैं ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, 10-10, 12-12 घंटे तक बैठ कर काम करते हैं, तो उनके शरीर में कहीं ना कहीं चर्बी जमने लग जाती है, फैट जमने लग जाता है। मोटापे की वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पतले से होते हैं, वो अपने आप को देखकर दुखी होते हैं कि मैं तो बहुत पतला हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे मोटा हो जाऊँ। तो मोटा होना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मोटे लोगों को ज़्यादा बीमारियाँ होती है, पतले लोग फिर भी स्वस्थ रहते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में डालना है बिल्कुल। अब देखो, जो मोटापा होता है ना, उससे बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, ठीक है। जो मोटे लोग होते हैं उनको कई प्रकार की समस्या आती है। आप ध्यान से देख सकते हो, जैसे कि एक मोटा व्यक्ति है, इसके शरीर में आपको कितना ज़्यादा फैट दिखाई दे रहा है, चर्बी दिखाई दे रही है, ये सही से एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इसको कई प्रकार की बीमारी हो जाएगी। इसको डायबिटीज़ भी हो सकती है, इसको बीपी की समस्या हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, बहुत तरह की समस्या ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। तो मोटापा जो है आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा मोटापे को डिटेल में समझते हैं। देखिए, मोटापा क्या है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे शरीर में जो फैट होता है यानी वसा होता है, उसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है, चर्बी के रूप में वो जम जाता है। मोटापे के कारण हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर यानी बीपी की समस्या हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारी बीमारियां, कई सारे रोग जो है मोटापे के कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मोटापे से बचना है किसी को, या मोटापे को कम करना है, किसी को मान लीजिए मोटापा हो गया है, कम करना है, तो उसको कौन से आसन करने चाहिए। तो ये आपके सामने कुछ आसन लिखे हुए हैं, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए। मैं आपको एक एक करके सारे आसन जो है वो कराने वाला हूँ। मैं एक बार हट जाता हूँ,
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी आगे भी मैंने स्लाइड में लगा ही रखा है। देखो ये सारे के सारे टॉपिक वैसे भी लगा ही रखे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो। आपके सिलेबस में यही आसन दे रखे हैं तो आपको यही आसन पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ताड़ आसन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ताड़ आसन को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्या आखिर ये जो ताड़ आसन होता है ये क्या होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और बात, देखिए आसन जो है उसको 3-4 स्टेप में पढ़ना होता है। सबसे पहले तो हमें कोई भी आसन है, जैसे मान लो ताड़ आसन है, तो उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना होता है, यानी कि एक वर्णन लिखना होता है कि यह आसन ऐसे ऐसे है, इसको ये कहते हैं वो कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर आसन को करने का क्या तरीका होता है, यानी उसकी विधि मेथड बताना होता है, ठीक है। फिर आसन के लाभ बताने होते हैं और सावधानी बतानी होती है। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, अगर हम सभी आसन की विधि को लिखने बैठेंगे या पढ़ेंगे तो वीडियो जो है 5 घंटे की बनेगी, इतने सारे आसन हैं। तो उस टाइम को बचाने के लिए मैं आपको आसन का संक्षिप्त वर्णन करूंगा, उसके लाभ बताऊंगा और उसकी सावधानियां बताऊंगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है आप वीडियो देखकर ही समझ जाओगे कि कैसे कैसे लिखना होता है। एक मैंने आसन रखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, आगे मैं आपको सीधा डायरेक्ट समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ताड़ आसन। ताड़ आसन देखो आखिर होता कैसे है, ठीक है। ताड़ आसन में क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, दोनों पैरों के बीच में एक डिस्टेंस बनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हाथ लिया जाता है और हाथ को बाद में ऊपर उठा जाता है और कुछ इस प्रकार से होता है। देखो ध्यान से देखो, ये पंजों पे खड़ी है, ये जो महिला है ये अपने पंजों पे खड़ी है, यानी कि इसका जो शरीर का पूरा भार है वो उसके पंजों पे है, ठीक है। और देखो किसी भी आसन को करते समय हमारी बॉडी पार्ट के, हमारे जॉन से भी बॉडी पार्ट यूज में आ रहे हैं, जैसे कि देखो इसके क्या क्या शरीर के अंग यूज में आ रहे हैं, आप ध्यान से एक बार देखो, उन सभी शरीर के अंगों पे उसका असर पड़ता है और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है। तो ध्यान से आप एक बार इसे देखिए, ये ताड़ आसन होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब ताड़ आसन को थोड़ा समझते हैं। देखिए ताड़ आसन जो है एक ऐसा आसन है जिसकी प्रैक्टिस करने से हमारा जो शरीर होता है ना वो ताड़ के वृक्ष के जैसे मजबूत हो जाता है। यानी ताड़ का जो पेड़ देखा आपने, बहुत मजबूत पेड़ होता है, लंबा सा पेड़ होता है, तो हमारा शरीर जो है कहीं ना कहीं मजबूत हो जाता है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया ताड़ आसन, ठीक है। शरीर को मजबूत करने के लिए और सुडौल बनाने के लिए, अच्छा लगेगा देखने में, बनाने के लिए, और खासकर उन लोगों को जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है यानी लंबाई बढ़ाने के लिए ये सबसे एक बेस्ट आसन माना जाता है। आप ये मान लीजिए ताड़ आसन जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गया भाई हमारा ताड़ आसन का संक्षिप्त परिचय। अब उसको करने की विधि क्या होती है, देखो किसी समतल स्थान पर खड़े हो जाओ, ठीक है, दोनों पैरों को आपस में मिलाओ, थोड़ा सा एक मतलब गैप बना के रखना है, हाथ यूं करने हैं, ऊपर उठाने हैं, जैसे जैसे जो प्रोसीजर होता है वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारा का सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हो, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, किताब से पढ़ सकते हो। हमें बस किसी भी आसन के लाभ, उसकी सावधानी और उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ताड़ आसन के क्या लाभ होंगे ये इंपॉर्टेंट है। ताड़ आसन जो रेगुलर करता है मोटापे के लिए होता है, ये तो सब पता ही है, मोटापे को कम करेगा, लेकिन और भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, क्योंकि यूज हो रहा है इस तरीके से तो फेफड़ों पे भी असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये विस्तृत होते हैं, चौड़े होते हैं, उससे फायदा होता है। हाथ पैर के जो स्नायु होते हैं कहीं ना कहीं मजबूत होने लग जाते हैं, हाथ पैर की जो मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होती है। शारीरिक और मानसिक संतुलन, ठीक है, शारीरिक और मानसिक संतुलन में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास में हमारे वृद्धि होगी, ठीक है, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। हमारा जो पाचन तंत्र है, जब इस तरीके से उठोगे तो पेट में भी असर पड़ता है, तो उसकी वजह से जो हमारा डाइजेशन है, सिस्टम है, ठीक है, पाचन तंत्र जो है वो भी मजबूत होगा। जिनकी हाइट नहीं बढ़ती उनकी कहीं ना कहीं जो हाइट है वो बढ़ सकती है इसको करने से, ये बेस्ट आसन माना जाता है। शरीर जो है मजबूत हो जाता है, सुडौल हो जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो जाता है और आलस्य को दूर रखता है। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत आलसी होते हैं, उनका कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, ठीक है, बस पड़े रहो, सोते रहो, टीवी देखते रहो या जो भी है। तो अगर ये आसन करते तो कहीं ना कहीं आलस्य को भी ये दूर करता है, ये इसके लाभ है। अब देखो ये जो है ना, किसी भी आसन के दौरान जो सावधानी होती है इसमें कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं जो आप सभी आसन में लिख सकते हो। एक पॉइंट तो ये होता है गर्भावस्था की स्थिति में नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई भी आसन, ज्यादातर जो आसन है अगर कोई महिला कर रही है और वो प्रेग्नेंट है तो उसको नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं ना कहीं उसके पेट पे असर पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है उसके बच्चे को अंदर नुकसान पहुंच जाए, तो ये नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि कुछ आसन प्रेग्नेंट औरत कर सकती है, लेकिन उसमें फिर ये टाइम होता है कि अगर प्रेगनेंसी कितने महीने की, मान लो कोई कंसीव हुई है, 1 महीने की प्रेग्नेंट है, 2 महीने की प्रेग्नेंट है, 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो कुछ आसन कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे उसके महीने बढ़ते हैं तो उसको मनाही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ज़्यादातर सभी आसन प्रेग्नेंट औरत को करने के लिए मना होते हैं। देखो इस आसन में क्या यूज हो रहा था, आपने देखा था पैर यूज हो रहा था, पंजों पे खड़े हो रहे थे ना हम, तो जिसके पैर में कोई दर्द हो, कोई समस्या हो,
उसको तो ये भूल कर भी नहीं करना, वरना समस्या बढ़ेगी। मान लो कोई बीमारी है या कोई ऑपरेशन हुआ हो, ठीक है, टांके वाके लगे हो, तो उसको भी नहीं करना। सिर में दर्द हो या फिर बीपी कम हो जाता हो, ठीक है, लो हो जाता हो, तो ऐसे में भी नहीं करना चाहिए। तो कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन के दौरान ये सब आसन नहीं करने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं कटी चक्र आसन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इमेज आपके सामने है, आपको कुछ लग रहा है? ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब इसमें बॉडी को आधा घुमाया गया है। तो देखते हैं, कटी चक्र आसन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है कटी, ठीक है, यानी कटी चक्रासन। कटी, कटी का मतलब होता है कमर, और चक्र का मतलब होता है पहिए की तरह घूमना, ठीक है, घुमाना या पहिया मान लो। तो इस आसन का मतलब है यदि हम कमर को दाईं और बाईं यानी लेफ्ट और राइट और लेफ्ट की तरफ अगर हम घुमाते हैं तो इस आसन को हम क्या बोलेंगे? कटी चक्र आसन। ऐसा करते समय जो पहिए की तरह जो हमारी कमर है वो घूमती है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया है कटी चक्र आसन। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो अगर आप ये समझ जाओगे ना धीरे धीरे, तो आपको आगे पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। कटी मतलब कमर, चक्रासन मतलब पहिए की तरह घूमना। यदि हम लेफ्ट और राइट अपनी कमर को घुमाते हैं, ठीक है, तो कटी चक्रासन, ऐसे अगर दिमाग में रखोगे तो याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो आसन होता है इसके क्या फायदे होते हैं, जो इसको करेगा क्या फायदा होगा। देखो, पेट का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे पेट इन्वॉल्व होता है वहाँ पे कब्ज से राहत मिलेगी। मेरुदंड यानी जो हमारे रीढ़ की हड्डी के जो निचला हिस्सा होता है, मेरुदंड वगैरह, या हमारी जो कमर है उसमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। हाथ और पैर की जो मांसपेशियां होती हैं उसके लिए भी ये फायदेमंद होता है। गर्दन और कंधों में आराम मिलेगा अगर कोई समस्या है तो। पेट की मांसपेशी और पीठ की जो शक्ति, पीठ को कहीं ना कहीं शक्तिशाली बनाता है। ज़्यादा देर जो बैठकर काम करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर हमें टाइपिंग वगैरह ये सब करना होता है, तो हमारा काम ज़्यादातर बैठकर होता है, तो ऐसे लोगों को खासकर इस प्रकार के आसन करना ज़्यादा बेहतर होता है, फायदेमंद होता है। सावधानी क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, जिस व्यक्ति की कमर में गर्दन में ज़्यादा दर्द है, यानी क्योंकि जिस जिस बॉडी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, यदि कमर का इन्वॉल्वमेंट है, गर्दन का ठीक है इन्वॉल्व हो रही है, हमारे शोल्डर या फिर हाथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर इनमें दर्द है तो ऐसे आसन को करने से बचना चाहिए। किसी की रीढ़ की हड्डी में यदि मान लो स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आप वो पॉइंट भी लिख सकते हो कि कोई गर्भवती महिला है तो नहीं करना चाहिए, हो सकता है उसके पेट में कहीं जोर पड़े, कोई दिक्कत हो जाए, तो ये सब सावधानी अपने को रखनी है। नेक्स्ट है पवन मुक्त आसन, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं, एक बार इमेज को देखिए। पवन मुक्त आसन जो है ये सिंपल है, बिल्कुल याद रखना कि पेट में ज़्यादा इस पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, तो पेट की जो समस्याएं होती है उसमें ज़्यादा लाभदायक होता है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है गैस रिलीज पोज। क्या होता है, हमारे पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, एसिडिटी की। कई बार क्या होता है, जंक फूड वगैरह खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो कई बार पेट में गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जिससे पेट में दर्द होता है, मरोड़ उठती है। तो ये आसन करने से कहीं ना कहीं गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। पवन मुक्त का अर्थ ही होता है पवन या फिर हवा को मुक्त करना, ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं, अब ये देखते हैं कि ये जो पवन मुक्त आसन होता है ना, इसके क्या बेनिफिट होंगे, यदि इसको करेंगे तो उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो कब्ज में राहत देगा, क्लियर है। पेट को आराम मिलेगा, गैस की समस्या में राहत देता है, ठीक है। बाल मजबूत होंगे। देखो, बहुत सारे ये कहा जाता है कि हमारी ज़्यादातर जो बीमारियां होती है वो पेट से ही रिलेटेड होते हैं, लीवर से रिलेटेड होते हैं, पेट से रिलेटेड होते हैं। यदि पेट सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। तो बाल भी मजबूत होंगे, शरीर को कहीं ना कहीं चुस्त रखेगा, घुटने और जोड़ों को मजबूत बनाता है, पेट की जो मांसपेशियां हैं कहीं ना कहीं उसको मजबूत बनाएगा। रक्त का संचार हृदय और फेफड़ों की तरफ होता है, क्योंकि जब इस तरीके से करते हैं तो उससे हमारे जो हृदय और फेफड़े हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं, ठीक है। मोटापे में तो फायदा करता ही है, इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट आप ये सब देख सकते हो। नेक्स्ट है सावधानियां। क्या सावधानी रखनी है, सिंपल। देखो, ज़्यादातर जो एक्सरसाइज होती है वो हमें खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट आप सभी में लिख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ जहाँ पे पेट आपका इन्वॉल्व हो रहा है आप सभी जगह ये लिख सकते हो कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना, ठीक है। गर्भवती महिला को नहीं करना होता, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये भी आप सब जगह लिख सकते हो। जिसके मान लो गर्दन में दर्द है उसको नहीं करना चाहिए, घुटने या जोड़ में दर्द है उसको नहीं करना चाहिए, कमर में दर्द है उसको नहीं करना चाहिए, तो इनको सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका आसन मत्स्य आसन। मत्स्य मतलब मछली से रिलेटेड होता है। देखो, इसमें क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है ना, बॉडी कहीं ना कहीं मछली के आकार की बनाई जाती है, तो आप ध्यान से इसको देख पा रहे होंगे, तो इसको मत्स्य आसन कहा जाता है। तो देखिए, मत्स्य आसन योग करते समय शरीर का जो आकार होता है वो मछली की तरह हो जाता है, ध्यान से आप देख पा रहे हैं।
जिस कारण क्या होता है, इसको मत्स्य आसन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको फिश पोज भी कहा जाता है, यानी फिश की तरह पोज बनाना, ठीक है, डायरेक्शन करना। और कमर और गले से संबंधित समस्या वाले जो लोग होते हैं उसके लिए ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि कमर और गले से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, शोल्डर से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको इस आसन को करने के बाद बहुत राहत मिलती है, ठीक है। इसको करने से क्या बेनिफिट होंगे ये समझ लीजिए। देखिए, रीढ़ की हड्डी, घुटने के जोड़ मजबूत हो जाएंगे, सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें ठीक होगा, फेफड़े जो होंगे वो मजबूत होते हैं, कमर की दर्द में आराम मिलेगा, घुटने दर्द में आराम मिलेगा, ठीक है, शोल्डर में प्रॉब्लम है तो वहाँ आराम मिलता है। इसके अलावा थायराइड, क्योंकि गले की ग्रंथि भी यूज़ हो रही है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में, अग्नाशय, पाचन प्रणाली, डाइजेशन जो हमारी होती है उसमें भी बेनिफिट करता है, ठीक है। पेट से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, चाहे वो गैस, कब्ज, एसिडिटी हो जाए, उसमें लाभ करता है। पेट पर जमी हुई जो फैट होता है, हमारे पेट में आप देखोगे टमी जो होता है, यहाँ पे ना फैट जमा हो जाता है, चर्बी जमा हो जाती है, ठीक है, तो उस चर्बी को भी कम करता है। हॉर्मोन्स जो हमारे शरीर में होते हैं उसको सही तरीके से ये स्राव करवाता है, उसको कहीं ना कहीं निकालता है, तो ये सब इसके बेनिफिट होते हैं। क्या सावधानी करनी है, जिसके घुटने में दर्द हो उसे नहीं करना, ठीक है। यदि मान लो किसी को स्लिप डिस्क हो, या फिर किसी के जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई हो, उसको नहीं करना है, उसको बचना है इससे, वरना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हलासन। इसको देखते हैं। हलासन शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, हल और आसन, ठीक है। हल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा, तो इसका जो अर्थ है एक तरह से वो जमीन को खोदने वाला जो कृषि यंत्र होता है जिसे हल कहा जाता है उसके जैसा होता है, यानी कि ये एक बैठने की ऐसी मुद्रा है जिसमें हमारा शरीर थोड़ा हल की तरह बन जाता है। इस योग को करने के दौरान शरीर की मुद्रा जो है हल की तरह प्रतीत होती है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया है हलासन, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको लो पॉज भी कहा जाता है। तो देखिए एक बार ध्यान से, मेरे पीछे आप इमेज देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से ये होता है। आप इस महिला को देखिए किस प्रकार से इसने अपने शरीर को करा हुआ है, ठीक है, ये एक हल की आकृति बन रही है, तो कुछ इस प्रकार से ये जो आसन है इसको करा जाता है। हलासन करने वालों को क्या फायदे मिलेंगे, तो ये जो करते हैं उसका पाचन तंत्र, क्योंकि हमारा पेट जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो पाचन तंत्र में फायदा मिलेगा। मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारा वो बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं चाहिए भी होता है। डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिट है, ठीक है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक आसन है वो 2 या 3 बीमारियों में काम कर रहा है, कोई ये मोटापे में भी काम कर सकता है, कोई डायबिटीज में भी काम कर सकता है, ठीक है। कुछ कुछ आसन ऐसे होते हैं, तो कुछ आसन दोनों जगह चल सकते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी और कंधों में लचीलापन बढ़ाएगा, कमर का दर्द जो है उसमें आराम देता है, किसी को तनाव हो जाता है, ठीक है, थकान है, डिप्रेशन, टेंशन, अगर किसी को ऐसी समस्या है तो उसमें बेनिफिट होगा, उसको फायदा मिलेगा। किसी को नपुंसकता की समस्या आ रही हो, ठीक है, किसी को साइनोसाइटिस हो, दर्द होता हो, उसके यहाँ पे पेन होता हो, ठीक है, साइनस वाली प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को इंसोम्निया हो, यानी कि किसी को नींद ना आने की बीमारी हो, ठीक है, इंसोम्निया आजकल ज़्यादातर लोगों में होता है, नींद नहीं आती, सिर में दर्द रहता है, तो उसमें ये जो आसन है बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। अगर इसको करते हैं तो कुछ सावधानियां रखनी है। क्या सावधानी रखनी है कि गर्दन में चोट की स्थिति में हलासन का अभ्यास नहीं करना है, ठीक है। उच्च अगर किसी का मतलब बीपी जो है वो हाई रहता है या अस्थमा की उसकी प्रॉब्लम है उसको, तो उसको इस आसन को करने से बचना चाहिए, ठीक है। ये इसके कुछ बेनिफिट हो गए और कुछ इसकी सावधानियां हो गई। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। इस आसन को अगर हम देखें तो एक बार आप ये देखिए कि ये कैसे करा जाता है। आप यहाँ पे देख चुके हैं, अब देखिए ये जो आसन होता है, जब हम बैठकर आगे की तरफ झुकते हैं, आप इसमें देख रहे हो आगे की तरफ झुक रहे हैं, तब ये आसन होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि शरीर के जो पिछला भाग है उसको पूरी तरीके से ये खींचता है, एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर की ये बढ़ाएगा, ठीक है। एक बार इसको देखते हैं कि ये करा कैसे जाता है। आप ध्यान से एक बार देखिए, ठीक है, आगे की तरफ अपने शरीर को पूरा खींचा, शरीर में कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है यहाँ पे बढ़ेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या लाभ होंगे इसके, तो इसके लाभ कुछ ऐसे होंगे कि ये पैरों को मजबूत बनाएगा, मस्तिष्क को शांत रखेगा, तंत्रिका तंत्र जो है उसको कहीं ना कहीं ठीक करेगा, एकाग्रता बढ़ाता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ाएगा, अंदरूनी जो अंग होते हैं उसकी मसाज हो जाती है, ठीक है, मालिश हो जाती है, मसाज हो जाएगी कहीं ना कहीं हम जब अंदरूनी जो हमारे शारीरिक अंग होते हैं। सावधानी क्या करनी है, यदि किसी के पेट में छाले, अल्सर की शिकायत है
और भोजन के बाद इसको नहीं करना, ठीक है। पेट में अल्सर की शिकायतें नहीं करना, भोजन के तुरंत बाद नहीं करना होता। आंतों में किसी को प्रॉब्लम है, उसकी आंतों में सूजन है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसको नहीं करना। किसी की कमर में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कमर का यूज़ हो रहा है, किसी की स्पाइन में कोई दिक्कत है तो उसको नहीं करना, ठीक है। किसी को बैक पेन होता है, पीठ में दर्द होता है तो उसको नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ठीक है। अर्ध मतलब आधा। अब इसको समझते हैं। देखिए संस्कृत में अर्ध का मतलब होता है आधा। इस मुद्रा में हम अपनी रीढ़ की जो हमारी हड्डी होती है उसको आधा मोड़ते हैं, ठीक है, पूरा नहीं मोड़ते, क्योंकि पूरा मोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये आसन जो है, ठीक है, इसका नाम जो है ये कैसे पड़ा, जो योग के जन्मदाता हैं मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, इनके नाम पर इसका नाम पड़ा है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो इसमें कुछ इस प्रकार से किया जाता है। एक बार आप बहुत ध्यान से इस इमेज को देखिए, बहुत ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे समझ में आएगा कि एक हाथ जो लेफ्ट है वो जमीन पे रखा हुआ है, राइट हैंड को किस तरीके से रखा हुआ है, पैर को किस प्रकार से मोड़ा गया है और दूसरे पैर के पीछे ले जाके उसको फंसाया गया है। ये जो पोजीशन है, ठीक है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से ये आसन किया जाता है। अब इसके क्या बेनिफिट होंगे, जो इसको करता है उसको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। देखिए ये मुद्रा जो है, जो रीढ़ है, ठीक है, उसकी मालिश करके उसको लचीला बनाएगा, कहीं ना कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी को फायदा पहुंचाएगा। इस मुद्रा में प्रत्येक रीढ़ का जो जोड़ होता है, जो हमारे यहाँ जॉइंट होते हैं, वो घूमते हैं, ठीक है, और इससे रीढ़ की जो हड्डी है वो लचीली बनेगी। और कमर का जो क्षेत्र है उस पर ज़्यादा असर पड़ता है, तो कमर से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। हैमस्ट्रिंग हो गया या पिंडली का दर्द, कूल्हे में मान लो किसी को खिंचाव वगैरह है तो वहाँ पे खिंचाव पैदा करेगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम से निकालेगा। शरीर में जो फालतू का जो फैट जमा हो जाता है, चर्बी जमा हो जाती है, उसको खत्म करेगा। शरीर को सुंदर बनाएगा, सुडौल बनाएगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा, लचीला बनाएगा। अस्थमा की समस्या में, हाई बीपी की समस्या में, ठीक है, या साइनोसाइटिस की समस्या किसी को रहती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। साइनस की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को रहती है, उसमें ये बेनिफिट पहुंचाएगा। सावधानी क्या रखनी चाहिए अपने को, सावधानी ये रखनी है कि ये तभी करना है हमको जितनी देर तक हम इसको आसानी से करें, क्योंकि इस पोजीशन में आप बैठोगे ना तो आपकी रीढ़ में कहीं ना कहीं दर्द होना शुरू हो जाएगा। मान लो अगर आप इसे 30 सेकंड कर सकते हो, 20 सेकंड कर सकते हो, 40 सेकंड कर सकते हो, जितने भी समय तक कर सकते हो, जब तक आपको पेन नहीं हो रहा तब तक ही आप करें। पेन होना शुरू हो जाए तो उसको रोक देना है, ठीक है, बंद कर देना है। यदि दर्द महसूस हो तो उसको रोक देना है, वरना आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगला टॉपिक है हमारा धनुरासन, ठीक है। ये जो टॉपिक है धनुरासन, इसको समझिए। ये जो आसन है इसमें हमारे जो शरीर की आकृति होती है वो धनुष की तरह दिखती है, यानी धनुष जैसी आकृति हो जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, धनुरासन। सिंपल है, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, एक बार इसकी पोजीशन देखिए, ये किस प्रकार से किया जाता है। देखो शरीर धनुष की तरह बन रहा है ना, बिल्कुल इस प्रकार से ये किया जाता है। अब धनुरासन करने के क्या लाभ होते हैं, तो इस आसन से हमारी जो पीठ है या जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, पेट का जो स्नायु है उसको बल मिलता है, मजबूत होता है, मांसपेशियां यहाँ की मजबूत होगी। जो हमारे जननांग होते हैं, प्राइवेट पार्ट होते हैं, ठीक है, उसको संतुलित रखने में भी ये बेनिफिट पहुंचाएगा। हमारी छाती हो गई, ठीक है, चेस्ट का एरिया है, गर्दन है, कंधा है, इसमें जो जकड़न हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, उसको दूर करेगा। हाथ और पेट के जो स्नायु हैं, ठीक है, मांसपेशियां वगैरह हैं, उसको भी मजबूत करता है ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। हमारे शरीर में कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाएगा, तनाव और थकान को कम करेगा। जो मासिक धर्म यानी महिला अगर करती है तो मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को ये कम करेगा, ठीक है। हमारा जो गुर्दा होता है, हमारी जो किडनी वगैरह है, उसको भी, उसके काम को भी बेहतर बनाएगा और हमें कहीं ना कहीं एकाग्रता बढ़ेगी, ठीक है, शरीर मजबूत होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये सारे पॉइंट आप इसमें बता सकते हो। जब ये हम करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या सावधानी रखनी है। मान लो अगर किसी को बीपी किसी का कम रहता है या ज़्यादा रहता है, उसको नहीं करना। किसी को हर्निया की बीमारी हो गई है, नहीं करना। कमर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की समस्या है, गर्दन में दर्द, शोल्डर में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, या कोई ऑपरेशन हुआ है तो इसको नहीं करना, ठीक है। गर्भवती महिलाओं को तो भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि आपने देखा है ना किस प्रकार से करते हैं, पेट के बल लेट के। गर्भवती महिला अगर करेगी तो उसको बहुत भयंकर इसके नुकसान होंगे। नेक्स्ट है हमारा, या लास्ट कह लो आप, सूर्य भेदन, ठीक है, प्राणायाम। सूर्य भेदन में आप ध्यान से देखिए इस आकृति को, इस इमेज को, आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। ये प्राणायाम जो है इसको अंग्रेजी में राइट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग कहा जाता है, ठीक है। इस प्राणायाम में इसका सीधा संबंध जो होता है हमारी नाड़ी, हमारी नस से है, सूर्य नाड़ी से। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो दाई नासिका होती है, ठीक है, राइट जो हमारी नासिका होती है, नाक होती है, उधर से
जो सांस वगैरह ली जाती है, ठीक है, वो सूर्य नाड़ी से जुड़ा हुआ उसको माना जाता है। इसी कारण इसका नाम ही बन गया है सूर्य भेदन प्राणायाम। थोड़ा सा ध्यान से देखिए ये होता कैसे है। इसमें क्या होता है, ठीक है, जो हमारी राइट साइड की जो नाक है उस पे उंगली रख के कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है, और कुछ उंगलियां आपको माथे पे दिखाई दे रही है। इसको सूर्य भेदन के नाम से हम जानते हैं। इसको करने से कुछ लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं कि जो इसको रेगुलर करता है उसकी सोच जो है सकारात्मक होगी, उसके विचार सही होंगे, उसको टेंशन नहीं होगी, तनाव कम हो जाएगा, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। नजला, खांसी, दमा, साइनस, ठीक है, साइनस वगैरह जो यहाँ पे पेन रहता है, इधर देखो आईब्रो के ऊपर, इधर इधर, ये पूरा, तो साइनसाइटिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लंग्स यानी हमारे जो फेफड़े वगैरह है वहाँ पे हेल्प करेगा, हमारे हृदय को, ठीक है। पाइल्स की समस्या किसी को है तो उसमें लाभ करेगा। इसको रेगुलर करने से कफ से रिलेटेड जो रोग होते हैं, ठीक है, कफ से रिलेटेड रोग में फायदा करेगा। यदि आंतों में कोई समस्या है तो आंतों को साफ करता है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट होते हैं। इसकी क्या सावधानी है, पेट जब भरा हो, ठीक है, सभी कोई भी प्राणायाम जो है जब हमारा पेट भरा हो उस वक्त हमें करना ही नहीं चाहिए। ये पॉइंट सारे में लिख सकते हो सावधानी में। गर्भवती महिलाओं को जो हैवी एक्सरसाइज होती है वो नहीं करनी होती है, वहां पे आप लिख सकते हो। या फिर अभ्यास करते समय पेट और सीने को ज्यादा नहीं फुलाना, ठीक है, कहीं ज्यादा फुला लिया जाए तो उससे नुकसान हो सकता है। श्वास पर नियंत्रण रखकर ही पूरा इसको करना होता है, क्योंकि सांस से रिलेटेड होता है ना, तो सांस पर नियंत्रण रखकर ही इसको किया जा सकता है। तो चलिए डायबिटीज़ को देख लेते हैं, समझते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। तो देखिए डायबिटीज़ जो होती है आपको पता है कि हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है, गलत खान पान की वजह से होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की जो मात्रा होती है शरीर में वो क्या होती है, एक अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है, असंतुलित हो जाती है, और हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है या शुगर होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जिसको डायबिटीज़ होती है उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसको थकान महसूस होगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, उसका विजन कमज़ोर हो जाएगा, धुंधला दिखाई देने लगेगा, ठीक है, उसकी किडनी वगैरह ख़राब होने लगेगी, और हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, वजन घटना, ये समस्या हो सकती है, बार बार पेशाब लगना, ठीक है, पेशाब में खुजली होना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है शुगर की मात्रा हो जाती है ना यूरिन में भी, तो उसकी वजह से खुजली वगैरह भी होती है। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। और इसके कारण क्या होते हैं, तो आपको पता है कि आज के समय में जो गतिहीन जीवन अवस्था हो गई है कि हम मेहनत वाला काम नहीं कर रहे, हम बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, इस तरीके का काम जो हो गया है, सब कुछ मतलब आसानी से हो जाता है, बस रिमोट से बटन दबा के काम हो जाता है। तो जब ये रिमोट वाली जो लाइफ हो गई है ना, सब कुछ आसानी से हो जाने वाली, इसकी वजह से हमको ये दुनिया भर की बीमारी लग रही है। पुराने टाइम पे क्या होता था, लोग बहुत मेहनत करते थे, पूरे पूरे दिन मेहनत करते थे, जितना वो खाते थे उससे ज़्यादा कैलोरी को वो बर्न करते थे। लेकिन आज के समय में ये नहीं हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से ये दुनिया भर की बीमारी हमको हो रही है। ये सारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियाँ हैं। डायबिटीज़ जो होती है दो प्रकार की होती है, टाइप 1 टाइप 2। अब आपको मुझे कॉमेंट में बताना है कि कौन सी प्रकार की डायबिटीज़ में इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, और इंसुलिन के इंजेक्शन जिस डायबिटीज़ में लेने पड़ते हैं उसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता, यानी उसको ठीक भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। मधुमेह जो होता है, ये आपका जो डायबिटीज़ होता है, इसमें कौन से आसन कर सकते हैं जिससे फ़ायदा हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो बहुत सारे आसन दे रखे हैं, लेकिन इसमें से मैंने कुछ आसन हाईलाइट कर रखे हैं। अब मैंने हाईलाइट क्यों कर रखे हैं, क्योंकि ये वो आसन है जो कि हमने अभी इससे पहले वाले मोटापे वाले टॉपिक में पढ़े थे। यानी कि कुछ आसन ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ में भी फ़ायदा पहुंचाएंगे, मोटापे में भी फ़ायदा पहुंचाएंगे, ठीक है, अस्थमा में भी फ़ायदे पहुंचाएंगे, या अन्य कोई बीमारी है उसमें भी फ़ायदे पहुंचाएंगे। तो इनको हमें दोबारा थोड़ी पढ़ना है, क्योंकि दो बार थोड़ी पढ़ेंगे। कटी चक्र आसन हम पढ़ चुके हैं, नहीं करेंगे। पवन मुक्त आसन नहीं करेंगे। धनुरासन हमने इससे पहले पढ़ लिया है मोटापे में। पश्चिमोत्तासन पढ़ लिया, अर्ध मत्स्येंद्र आसन पढ़ लिया, ठीक है। इन आसन को छोड़कर जो बच रहा है इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखते हैं, एक एक आसन आपको बताता हूँ, ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भुजंगासन। भुजंगासन जो होता है, आप एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, खासकर ये जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी पे इस पे काफ़ी असर पड़ता है, फेफड़ों पे असर पड़ता है, ठीक है, आपके शोल्डर पे, आपकी गर्दन पे, आपके हाथों पे, भुजाओं पे, ठीक है, इन सभी जगह पे असर पड़ता है। तो इन सभी जगह पे इसके बेनिफिट होंगे। तो भुजंग आसन को समझते हैं। इसको कोबरा पोज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक सांप की तरह मतलब इस तरीके से पोज बन रहा है। तो इस आसन को अंग्रेजी में कोबरा पोज कहते हैं। इससे हमारा शरीर जो है एक फन उठाए हुए सांप की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको भुजंग आसन के नाम से भी जानते हैं। यदि मान लीजिए किसी की पीठ में दर्द हो, क्योंकि आपको दिख रहे हो ना आप यहाँ पे, पीठ पे ज्यादा असर करता है, पीठ के दर्द से कोई पीड़ित व्यक्ति हो तो उसके लिए कहा जाता है कि ये आसन जो है काफी फायदेमंद होता है, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट उसको मिलेंगे। तो भुजंग आसन जो है आप देखें,
ठीक है, एक बार आप ये देखिए कि भुजंगासन जो है वो करा कैसे जाता है, ध्यान से देखिए। तो कुछ इस प्रकार से भुजंगासन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, भुजंगासन के लाभ समझ लेते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है यानी रक्त का संचार होता है वो ठीक हो जाता है। गर्दन और कमर दर्द में आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जिस आसन में शरीर के जो अंग प्रभावित होते हैं, ठीक है, वो उसमें तो बेनिफिट करता ही है। फेफड़े को मजबूत करेगा, हमारी जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत करेगा, प्लस हमारा शरीर जो है वो लचीलापन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा शरीर होता है उसमें क्या हो जाएगा, लचीलापन आपको देखने को मिलेगा। जब इस आसन को हम करेंगे तो हमको कौन सी सावधानियां रखनी है। अगर मान लीजिए कि कोई हर्निया का रोगी है, उसको हर्निया की बीमारी है, तो उससे बचना चाहिए। किसी की पीठ में दर्द है, बैक पेन है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की समस्या है, ठीक है, उसको इसको करने से बचना चाहिए। मान लीजिए किसी की सर्जरी हुई है, पेट की सर्जरी या कोई और सर्जरी, और उस जगह पे जोर पड़ रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए, वरना सर्जरी वालों को हैवी एक्सरसाइज तो वैसे भी मना होती है। गर्भवती महिला है, मान लो कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, उसको तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना पेट पे असर पड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत हानिकारक साबित होगा ये। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सलभासन। ठीक है, ये जो सलभासन है इसको समझ लेते हैं। यह सलभासन जो है, इसमें आप ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां तो वो सीधी लेटी हुई है महिला, पैरों को उसने ऊपर उठा रखा है, तो यहाँ पे जो असर पड़ेगा ना वो इसके इस हिस्से पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो इसके क्या फायदे होंगे आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, इस योग को करते समय हमारा जो शरीर होता है ना वो शलय के जैसा होता है। शलय एक कीड़ा होता है, कीट होता है, ठीक है, उसके जैसा हो जाता है, इसलिए इसको शलभासन कहा जाता है, या लोकटस पोज भी कहा जाता है, इसको लोकस्ट पोज भी कहा जाता है। कमर और पीठ के जो स्नायु होते हैं, ठीक है, जो लिगामेंट्स वगैरह होते हैं उसको मजबूत करता है ये काफी। इसके क्या लाभ होते हैं, तो ये रीढ़ की हड्डी पे असर डालता है, इसको मजबूत करता है। साइटिका, इसको सियाटिका भी कहा जाता है, ठीक है, कुछ लोग सियाटिका भी कहते हैं, साइटिका भी कहते हैं। साइटिका की जो समस्या होती है ना उसमें लाभ देता है। कमर और गर्दन और पैर को कहीं ना कहीं मजबूत बनाएगा। गर्दन और कमर की जो चर्बी है उसको हटाएगा, कम करेगा, पाचन तंत्र को सुधारेगा। अब सियाटिका या साइटिका क्या होता है, तो देखिए जो हमारी कमर होती है ना, अब मैं बना नहीं पाऊंगा उस तरीके से उतना अच्छा, ठीक है, मान लीजिए ये पीछे का हिस्सा है, कमर है, तो कमर में क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी स्पाइन होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक नस जा रही होती है इस तरीके से। तो यहाँ से अगर ये नस दब जाती है, ठीक है, ये दोनों पैरों में जैसे मान लीजिए नस जा रही है हमारे, तो यहाँ पे अगर ये नस दबती है ना, तो इस नस के दबने के कारण क्या होता है, कूल्हे में दर्द होगा, सबसे पहले तो हिप में दर्द होगा, ठीक है, और वो दर्द धीरे धीरे हिप से नीचे उतरेगा, थाई में दर्द होगा यानी जांघ में दर्द होगा, और फिर नीचे उतरते हुए पिंडली की तरफ जाएगा। और ये जो पेन होता है ना ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, जो सियाटिका का दर्द होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लोगों का चलना दूभर हो जाता है। तो जिसको सियाटिका या साइटिका की समस्या है, ठीक है, ये नस दबने से होता है, ठीक है, इस नस को खोल दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि आपने अगर ध्यान से देखा हो तो सियाटिका की नस जो होती है यहां से शुरू होके यूं जाती है, तो इसमें लाभ पहुंचाएगा। इसकी क्या सावधानी है, अगर मान लो किसी को रीढ़ की जो हड्डी है उसमें दर्द है, स्लिप डिस्क की समस्या है, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, पैर में दर्द, पेट में दर्द, कहीं दर्द है उसके, तो उसे ना करना चाहिए। ठीक है, महिला गर्भवती हो तो उसको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सुप्त वज्रासन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो वज्रासन की पोजीशन है, लेकिन वज्रासन की पोजीशन में ये लेट गया है। ठीक है, वज्रासन में एक बार आप देखना क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। वज्रासन की पोजीशन बनाई, उसके बाद लेट गए और गर्दन को उसने क्या करा, जमीन पे रख दिया, तो इसे सुप्त वज्रासन कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है सोया हुआ व्यक्ति है। तो देखिए इसका मतलब होता है सोया हुआ। इस आसन को करने के दौरान क्या होता है, दौरान व्यक्ति को वज्रासन की मुद्रा में पहले बैठना होता है, उसके बाद पीछे की ओर लेट जाता है वो। तो इस तरीके से ये योगाभ्यास होता है इस आसन से। ठीक है, इसीलिए इसको सुप्त वज्रासन कहते हैं। तो इसके क्या लाभ हैं पहले आप ये समझिए। तो इसके लाभ जो हैं, कब्ज में, गैस में, या मान लो एसिडिटी वगैरह होती है तो उसमें आराम करता है। ये आसन जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत कर देता है, ठीक है, घुटने और जांग की मांसपेशियों पे असर डालता है, उसको मजबूत करता है। अस्थमा की समस्या है तो उसमें भी कहीं ना कहीं सहायता करेगा। तो ये इसके कुछ बेनिफिट होंगे। और सावधानियां क्या होंगी, गर्भ अवस्था में नहीं करना, प्रेगनेंसी में बचना है। ज्यादातर सभी आसन जो होते हैं गर्भावस्था में मना होते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद इसको नहीं करना होता है, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी
की समस्या होने पे ना करें, पेट और कूल्हे में दर्द होने पे ना करें। अब यहाँ पे एक चीज और है, वज्रासन जब हम खाना खाते हैं उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन सुप्त वज्रासन पे जब हम करते हैं ना, तो सुप्त में क्या होता है, पेट पे ज्यादा जोर पड़ जाता है। कई बार अगर ज्यादा खा रखा है उस टाइम करोगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, इसलिए उस समय में थोड़ा बचना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद करने से ज्यादा बेहतर है कि उसको कुछ देर का गैप लेके फिर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। मंडूक आसन की बात करते हैं, तो मंडूक आसन, मंडूक का मतलब होता है मेंढक, ठीक है, इसका मतलब होता है मेंढक। मेंढक आप सबने देखा है, तो इसको, और आसन का मतलब मुद्रा होता है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि मंडूक आसन जो है ये एक मेंढक जैसी मुद्रा है, जिसको फ्रॉग पॉज भी कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। आप देखो ये कुछ मेंढक जैसा बना हुआ है ना यहाँ पे इमेज में, इस तरीके से आसन होता है। तो आसन जो है इसके क्या लाभ है, तो इसके देखिए, पेट पे असर पड़ता है तो पेट की मांसपेशियां मजबूत होगी, इससे शरीर की जो नसें होती हैं वो अपनी जगह से हट गई हो अगर मान लो कभी कभी, तो उसको वापस अपनी जगह में लाने में लाभ मिलेगा। डायबिटीज़ में फ़ायदा करेगा, ठीक है। हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये, किडनी लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट और नितंब की चर्बी, जो आप देखते हो किसी के पीछे बहुत ज़्यादा चर्बी हो जाती है, ठीक है, हिप वगैरह काफ़ी भर जाते हैं, तो उस पे कहीं ना कहीं असर करेगा। शारीरिक भार, जो वजन है जो हमारा वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, उसको कंट्रोल करता है। और जो तनाव होता है, बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, दिन भर टेंशन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं टेंशन में योग जो है वो टेंशन को कम करता है, ठीक है, टेंशन से लड़ने के लायक बनाएगा, हमको शक्तिशाली बनाएगा। इसकी कुछ सावधानियों को डिस्कस कर लेते हैं। मान लो किसी की पेट में कोई समस्या है, पेट में दर्द है, तो इसको करने से बचना चाहिए। किसी की मान लो अभी पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई हो, तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो सर्जरी के बाद हैवी एक्सरसाइज जो होती है वो कई महीनों तक मना करी होती है डॉक्टर ने, क्योंकि उन अंगों में ना दर्द उठ सकता है, तो इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। अगर मान लो किसी की पीठ में दर्द है, बैक पेन है, नहीं करना चाहिए। कोई महिला है जो कि प्रेग्नेंट है, उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उनको बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट है गोमुख आसन। गोमुख आसन जो है एक ऐसा आसन होता है जिसमें हमारे जो पैर होते हैं, ठीक है, और पैरों की और जो हाथ वगैरह इस तरीके से ज्वाइंट करके बनाया जाता है। जो मुद्रा बनती है वो गाय के मुख की तरह बनती है, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे गाय के मुंह जैसा बना दिया गया है। तो इसमें मो का अर्थ जो होता है वो रोशनी से होता है, ठीक है, और इसलिए गौमुख का अर्थ जो होता है वो अंदरूनी रोशनी या मस्तिष्क की रोशनी की बात कर रहे हैं। गौमुख आसन में क्या होता है, शरीर में जो कई अंग होते हैं उसमें एक साथ खिंचाव पैदा होता है, और जिससे घुटना, जांग, कूल्हा, छाती, गर्दन, बाहें, पैर, सारी चीजों पे असर होता है। एक बार आप इस आसन को देखोगे तब आपको समझ में आएगा। देखो पैर को जो है क्रॉस करके यूं फंसा रखा है, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक करके। हाथ को यहाँ पे देखो, और पीछे से इसकी पोजीशन ध्यान से देखो, इस वाली इमेज में आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। हाथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने क्या कर रखा है, हाथ को इस तरीके से फंसाया हुआ है। तो ये हाथ जो है यूं जा रहा है और ये यूं आ रहा है, ठीक है, गौ के मुख जैसी एक आकृति बन रही है। और पैर यहाँ पे तो इसने सीधे रखे हुए हैं, लेकिन पैर को इस तरीके से रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है आसन कई सारे शरीर के अंगों पे असर करता है, ठीक है। तो इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं इसको देखते हैं। इससे शरीर जो है सुडौल बनेगा, फ्लेक्सिबल बनेगा, लचीला बनेगा और आकर्षक बनेगा। वजन को कम करने में फायदा मिलेगा, ठीक है, और मधुमेह के जो रोगी होते हैं, जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं, उनको फायदा मिलेगा। अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, अर्थराइटिस की समस्या है, साइटिका जो अभी मैंने बताया था नस में दर्द होता है, अपच है, कब्ज है, धात रोग है, मंदाग्नि है, ठीक है, पीठ में दर्द है, या और कोई समस्या है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो है काफी असर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या सावधानी होनी चाहिए, तो इसकी सावधानी ये है कि किसी के कंधे में, पीठ में, गर्दन में या नितंब या घुटनों में किसी प्रकार का कोई पेन है, कोई दर्द है, तो उसको बचना चाहिए, ठीक है। आसन करते समय अगर तकलीफ हो, कोई समस्या हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। शुरुआत में पीठ के पीछे दोनों हाथों को आपस में ना पकड़ पाने में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। देखिए कोई भी आसन हो, अगर नहीं हो रहा तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है, आसन उतना ही करना चाहिए जितना हो पा रहा हो। गोमुख आसन करते समय अभ्यास के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, एकदम से तेजी से नहीं करना, वरना इसके नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा योग मुद्रा। योग मुद्रा क्या होता है, योग मुद्रा जो हमारी शारीरिक गतिविधि होती है उसका एक समूह के रूप में, मान लो कई सारी शारीरिक गतिविधियों का एक समूह है, जो कि मस्तिष्क के जो अलग अलग भाग होते हैं उसमें ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए काम करता है। हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारे तत्व जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, कभी कभी वो क्या होते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, ठीक है, अनबैलेंस हो जाते हैं। इसके कारण हमें कई तरह की बीमारी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो योग मुद्रा है वो शरीर के जो 5 तत्व होते हैं, ठीक है, उसको संतुलित करने में मदद करता है। तो योग मुद्रा को एक बार ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा।
इसको कहा जाता है ज्ञान मुद्रा। ठीक है, ये है शून्य मुद्रा, इस तरीके से करा गया है। यहाँ पे आप इसको अपने हाथ से करके देख सकते हैं। अपान मुद्रा हो गया, ठीक है, ये पृथ्वी मुद्रा हो गया, वायु मुद्रा हो गया, ठीक है, प्राण मुद्रा हो गया। तो ये पांचों जो हमारे तत्व होते हैं उसको बैलेंस करने में कहीं ना कहीं ये मदद करते हैं। इसके क्या बेनिफिट होते हैं, इससे अगर मान लीजिए हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की अवस्था में जाते हैं, तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, यानी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। कंसंट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है, एकाग्रता का मतलब क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, मन होता है, वो बहुत चंचल होता है, विचलित रहता है। हम पढ़ने बैठते हैं, 4 लाइन पढ़ते हैं, फिर हम कुछ सोचने लग जाएंगे, फिर 2 लाइन पढ़ेंगे, फिर कुछ सोचने लग जाएंगे, मन जो है हमारा एकाग्र नहीं हो पा रहा है। तो एकाग्रता बढ़ाता है, ठीक है, तो ये एकाग्रता बढ़ाएगा, बदहजमी को खत्म करेगा, अगर पेट में कोई समस्या है उसको कम करेगा, जो हमारी नसें वगैरह होती है उसको मजबूत करेगा, मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, या फिर किसी को मोटापा है तो उसमें फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, त्वचा में चमक लाता है, बालों में लाभ करेगा, किसी को तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन में जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं ये फायदा पहुंचाएगा। तो इसके बेनिफिट है। नेक्स्ट है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्र मतलब ऊंट होता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कैमल पोज भी कहा जाता है, ये ऊंट की तरह एक पोज बनाता है, ठीक है, और इसे करने के दौरान शरीर की आकृति जो है वो ऊंट जैसी बन जाती है। तो ध्यान से एक बार देखिए इसे, इसके बेनिफिट देखते हैं जल्दी से। पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो पेट पे असर पड़ता है, तो पेट पे असर पड़ रहा है तो पाचन शक्ति को ये बढ़ाएगा, ठीक है। छाती को चौड़ा करेगा, उसको मजबूत बनाएगा। पीठ और कंधे जो है उसको मजबूती देगा, और अगर दर्द रहता है वहां पे तो उसमें आसानी से आपको राहत दिला सकता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ेगा, ठीक है। मासिक धर्म को, मान लो किसी महिला को कोई पीरियड से रिलेटेड समस्या है तो उसमें बेनिफिट पहुंचाएगा, और जननांगों पे असर करता है ये। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सावधानी क्या रखनी चाहिए। मान लीजिए किसी का जो हाई बीपी है तो उसको बचना है, हृदय रोग से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए, हर्निया की समस्या में नहीं करना चाहिए, किसी की कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है तो उसको नहीं करना चाहिए, सियाटिका की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो भी इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति जो है बहुत बेनिफिट पहुंचाता है। कपालभाति में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो कपालभाति है ना, इसका एक फायदा नहीं है, ये बहुत तरह के फायदा हमें देता है। तो कपालभाति पे आपने बाबा रामदेव जी की वीडियो बहुत देखी होगी, और बहुत मतलब फेमस है ये। तो कपालभाति से क्या बेनिफिट हो सकते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए कपालभाति एक क्या है, एक ऐसा योगासन है जो शरीर में कई प्रकार की बीमारी जो होती है उसको खत्म करता है। ये एक बहुत आसान सा प्राणायाम है, इसको थोड़ा सा सीखो तो आराम से कर लोगे। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है, कहीं भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। कपाल का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे दिमाग से होता है, माथे से होता है। और भाति का मतलब होता है कांति, यानी ये हमारे मस्तिष्क पे, ठीक है, हमारे मुख पर तेज लेकर आएगा। तेज मतलब एक आभा लेकर आएगा, एक चमक लेकर आएगा। इसके क्या लाभ है, वजन को कम करेगा, ठीक है, पेट की जो चर्बी है वो कम कर देता है। चेहरे की मतलब एक आभा बढ़ाएगा, चमक बढ़ाएगा, पेट की चर्बी को कम करेगा। पाचन जो प्रक्रिया उसको मजबूत करेगा। मन को शांति प्रदान करेगा, डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है, पेट की समस्या वालों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। अगर मान लो अस्थमा की समस्या है, क्योंकि सांस से रिलेटेड है, फेफड़ों से रिलेटेड है ये योगासन, तो उसको जड़ से खत्म करेगा। जो हमारी नाड़ियां होती है जो, ठीक है, उसको शुद्ध करने के लिए काम करता है। तो यह इसके लाभ है। क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कोशिश हमें ये करनी है कि जब हम कपालभाति करते हैं, ज्यादातर लोग बंद कमरे में करते हैं, तो बंद कमरे में या गर्म वातावरण में या जहाँ पे धूल है, धुआं है, ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, तो सांस में वो चीजें चली जाती है, ठीक है। कपालभाति खुले में करना चाहिए, किसी पार्क में या छत पर बैठ के कहीं पे भी, ठीक है। और पेट की सर्जरी अगर हो रखी हो तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पेट पे असर पड़ता है। आपने देखा ना, पेट अंदर बाहर होता है, तो कहीं ना कहीं पेट पे असर पड़ता है, दिक्कत हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी में अगर समस्या हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल सीधे बैठ के करना होता है, रीढ़ की हड्डी में समस्या है तो भी इसको करने से बचना चाहिए, वरना रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये सारे के सारे हमारे डायबिटीज में हमें फायदा करते हैं, जो अभी तक हमने ये जो पढ़ा है। इसके बाद आगे जो है अस्थमा भी है, आपका हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप वगैरह जो है वो भी है, और पीठ में दर्द वाला, बैक पेन और गठिया वाला भी है। तो आगे भी हम इस तरीके से करेंगे। देखिए अगला टॉपिक है हमारा, वो है अस्थमा। अस्थमा नामक जो रोग होता है, बीमारी होती है, ये सांस की नली से रिलेटेड होती है, ठीक है। ये जो बीमारी है ये आपकी सांस की जो नली होती है इससे रिलेटेड होती है। इसमें होता क्या है कि सांस की जो नलियां होती है अंदर वो सूज जाती है, और हमारा जो श्वसन तंत्र होता है
वो क्या हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। ठीक है, जिस चीज के प्रति संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, अगर उसके संपर्क में आता है तो हमको अचानक से, जिसको ये बीमारी है उसको अचानक से खांसी आने लग जाती है बहुत ज्यादा, या आप कह लो कि खांसी का अटैक आ जाता है। ठीक है, ऐसे में ये जो इनहेलर होता है उसकी जरूरत पड़ती है। तो जिस चीज से उसको एलर्जी हो जाती है, ठीक है, वो उसको नुकसान पहुंचाती है। किसी को धूल से हो सकती है, किसी को धुएं से हो सकती है, या फिर किसी को डस्ट और भी किसी रीजन से हो सकती है। तो उसका शरीर जो है उसके प्रति तीखी प्रतिक्रिया करता है, तो उसके साथ ये समस्या होती है। ये जो बीमारी है ये ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन इसको कम किया जा सकता है, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें खांसी का दौरा होता है, यानी खांसी का अटैक आता है, और खांसी इतनी ज्यादा आती है, इतनी ज्यादा आती है कि दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है, सीने में जकड़न होता है, थकावट, दर्द। ठीक है, एकदम से सांस रुकने को हो जाती है, तो इनहेलर की जरूरत पड़ती है, वो लगाकर उसे यूज करते हैं तो कुछ हद तक उनको राहत मिल जाती है। ठीक है, धूल, धुआं या फिर वायु प्रदूषण हो, या फिर आनुवंशिकता के कारण भी होता है। मान लो किसी फैमिली में किसी के फादर को ये बीमारी है, तो उसके सन को हो जाएगी, उसके बच्चे को हो जाएगी, फिर उसके बाद उसके बच्चे को हो जाएगी, उसके बाद उसके बच्चे को हो गई। ऐसे हेरिडिटी, यानी कि ये वंशानुक्रम या फिर आनुवंशिकता के कारण भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। परागकण हो गए, या जानवरों की त्वचा के बाल या पंख वगैरह, किसी भी चीज से अगर किसी को एलर्जी है तो उसको ये समस्या हो सकती है। अस्थमा को खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन इसके प्रभाव को कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है, इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन अगर योग को अपनाएं और अस्थमा कम स्तर पे है तो कुछ हद तक वो काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। इसमें ना कुछ आसन बहुत लाभकारी होते हैं, जैसे सुखासन हो गया, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन। ये कुछ आसन है जो कहीं ना कहीं इसको कुछ हद तक, मतलब इसको नियंत्रण में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे सिलेबस में अस्थमा नामक जो रोग है उससे रिलेटेड कौन से आसन दे रखे हैं। तो ये सारे आसन जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये अस्थमा में फायदा पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं ये वो आसन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम रिपीट तो करेंगे नहीं क्योंकि हमने आपको बता दिया है, लेकिन ये जो बच रहे हैं इन सभी को हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा ऊर्ध्व, ठीक है, ऊर्ध्व हस्तोलासन जो है इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, ये 3 शब्दों से बना हुआ है। एक है ऊर्ध्व, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ऊर्ध्व शब्द है, इसका मतलब होता है ऊपर। ठीक है, हस्त का मतलब होता है हाथ, और आसन का मतलब आपको होता है पोस्चर या मुद्रा वगैरह। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ हाथ करने का ये एक मुद्रा बनाई जाती है जो आप इस तरीके से देख रहे हैं। ये जो यहाँ पे महिला है इसने अपने हाथ को ऊपर की तरफ कर रखा है। ठीक है, और अंग्रेजी में अगर हम इसको देखें तो इसको सूर्य सलाम या फिर सन सैल्यूटेशंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, क्या फायदे होते हैं, इसको देखते हैं। देखिए ये जो आसन है ना, अगर इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करे कोई तो कमर जो है वो पतली हो सकती है। ठीक है, कमर का फैट जो है वो कम होगा और छाती जो है वो चौड़ी हो जाएगी। इस आसन को करने से कमर और जो नितंब है, ठीक है, जो हिप वगैरह होते हैं वहां पे जो एक्स्ट्रा फैट जमा होता है वो कहीं ना कहीं कम होने लग जाता है, स्लिम ट्रिम देखने को लगते हैं। इस आसन के अभ्यास से शरीर की जो लंबाई होती है, हाइट बढ़ने लगती है। ठीक है, हाइट बढ़ सकती है। कब्ज की समस्या किसी को रहती है तो क्योंकि पेट पे असर पड़ता है जब यूं करते हैं तो कब्ज में भी राहत मिलती है। पसलियों का अगर किसी को दर्द है तो उसमें भी राहत मिलती है। तो इस तरीके से इसमें ये बेनिफिट हो सकते हैं। अगला है सावधानियां, कि हमें क्या सावधानियां बरतनी है। तो देखिए, खाना खाने के तुरंत बाद ऐसा योगासन हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, कमर या गर्दन में दर्द हो तो भी हमको ये नहीं करना चाहिए, और कंधों में अगर जकड़न हो, स्टिफनेस हो, दर्द हो तो भी हमको आसन नहीं करना चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको जितने आसन बताए ना, यहाँ पे आपको 2 चीजें समझ में आ गई होंगी। सावधानी वाला पॉइंट आप बिना पढ़े बिना समझे आराम से लिख सकते हो। कोई भी आसन जो है, ज्यादातर आसन जिसमें शरीर के ज्यादातर अंगों का इस्तेमाल होता है वो प्रेगनेंसी में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हर जगह पे एक पॉइंट चिपका दो कि गर्भावस्था में या गर्भवती महिला के द्वारा ये आसन नहीं किया जा सकता। ये तो सब जगह चलेगा। फिर आपको दूसरा ये देखना है कि कौन से आसन में शरीर के कौन से अंग इस्तेमाल में हो रहे हैं। जैसे मान लो हाथ अगर इस्तेमाल में हो रहे हैं, कंधे इस्तेमाल में हो रहे हैं, इस्तेमाल में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि उन अंगों में अगर दर्द है, पेन है या कोई सर्जरी हुई है तो उसको नहीं करना। ठीक है, उस आसन को नहीं करना। तो आप ऐसे सोच के दिमाग लगा के भी बता सकते हो उसके बारे में। अगला है उत्तान मंडूकासन। ठीक है, ये जो उत्तान मंडूकासन है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है उत्तान, उत्तान का मतलब होता है
तना हुआ, ठीक है, बिल्कुल तन के रहना। और मंडूक का जो मतलब है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेंढक, ठीक है। इस आसन की जो अंतिम मुद्रा होती है, जो लास्ट पोस्चर है ये वाला है, इसमें क्या होता है, शरीर जो होता है वो सीधा तना हुआ आपको दिख रहा है और मेंढक के समान लगता है, इसीलिए इसका नाम ही ऐसा पड़ गया है, ठीक है। तो आप ध्यान से एक बार इमेज को देखिए, आपको लग रहा है शरीर जो है पूरा तना हुआ है और एक मेंढक जैसी आकृति बना रखी है। अब इसको करने से क्या बेनिफिट होंगे, अगर इसको रेगुलर करते हैं तो पीठ में दर्द अगर किसी के है तो उसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। गले में दर्द है तो उसमें बेनिफिट मिलेगा, घुटने जो है वो मजबूत हो जाएंगे, कंधे के दर्द में राहत मिल सकता है। और इसको अगर अच्छे तरीके से करते हैं, काफी देर तक करते हैं, तो जो पेट के बगल की जो चर्बी होती है, ठीक है, पेट में जो यहाँ फैट जम जाता है हमारे, इस फैट को भी कम किया जा सकता है। श्वसन से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये इसके कुछ बेनिफिट हो जाएंगे। सावधानी, फिर से सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, ज्यादा परेशानी हो तो नहीं करना। कोहनी का यूज होता है इसमें, ठीक है, अगर कोहनी में दर्द है तो भी ये आसन आपको नहीं करना है। वक्रासन, ठीक है, वक्रासन एक बार देखिए ध्यान से। वक्रासन का मतलब देखो, संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है मुड़ना या ट्विस्ट करना, अंग्रेजी में इसको ट्विस्ट कहा जाता है। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को घुमाना, ठीक है, मोड़ना। तो इस आसन में क्या होता है, जो रीढ़ की हमारी हड्डी होती है इसको मोड़ा जाता है। और इसमें कौन कौन से हमारे शरीर के अंग यूज में आ रहे हैं, कमर हो गया, ठीक है, पीठ हो गई, नितंब हो गए, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारी चीजें इसमें यूज में आ रही हैं। अब आप एक बार ध्यान से देखिए इस आसन को, ठीक है, आपने ध्यान से देख लिया, आपको समझ में आ गया। इसकी विधि आप बता दोगे कि भाई हमें जमीन पे सीधे बैठना है, हमें एक पैर सीधा कर लेना है, दूसरे घुटने को मोड़ना है, एक हाथ को घुटने के आर पार ले जाना है, दूसरे हाथ को दूसरी साइड ले जाना है, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसकी विधि तो बता सकते हो, लेकिन इसके फायदे क्या है हमको ये देखना है। जो डायबिटीज के मरीज है उनको बेनिफिट मिलेगा, अगर किसी को वजन कम करना है, वेट लॉस करना है, वहां पे बेनिफिट मिलेगा। किसी को डाइजेशन की समस्या रहती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट में अपच, गैस, कब्ज, मरोड़, ये सारी समस्या रहती है, तो उसको ठीक करके हमारी पाचन क्रिया को सुधारेगा। गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है तो उसमें आराम देगा। किसी को डिप्रेशन, अवसाद, तनाव है तो उसमें कहीं ना कहीं आराम पहुंचाएगा। रीढ़ की हड्डी को भी कहीं ना कहीं ये मजबूत बनाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी, स्पाइन का इसमें यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमको क्या सावधानियां रखनी है। इस आसन को करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर मान लो किसी के पेट में दर्द है तो ये नहीं करना, घुटने में दर्द है तो नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा कमर में किसी के दर्द है तो नहीं करना, कोहनी में दर्द है तो नहीं करना है, गर्दन में दर्द है तो नहीं करना है। शरीर के जो अंग यूज में आ रहे हैं अगर उसमें से किसी में भी पेन है तो इसको नहीं करना, क्योंकि दर्द जो है वो कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान है जिसको कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है, तो वो आराम से कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम, ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको नाड़ी शोधन के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल है, ठीक है, नाक के एक नासिका को बंद करते हैं तो दूसरी से सांस अंदर भरते हैं, फिर अंदर से वापस लाते हैं तो दूसरी नासिका से उसको निकालते हैं। इसको अनुलोम विलोम कहा जाता है। अनुलोम विलोम जो है ये नासिका यानी जो नाक होती है उसके द्वारा किए जाने वाला एक आसन है। ये बहुत ही गुणकारी व्यायाम है, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। जो प्राचीन समय की बात करें, ऋषि मुनि होते थे वो भी अनुलोम विलोम जो था उसको करते थे। इससे कुंडलिनी शक्ति जो होती है हमारे, ठीक है, जो चक्र होते हैं वो जागृत किए जाते हैं। अब ये कुंडलिनी शक्ति चक्र क्या होता है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, तो अभी आप इसको मत समझो क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझना है तो ये ग्रेजुएशन में, बीए में ये टॉपिक दे रखा है। मैंने इसके ऊपर 1 आवर की वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में आपको समझाया है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से देख के समझ सकते हो, ठीक है। अनुलोम विलोम जो होता है ये प्राणायाम में रेगुलर अभ्यास से, इसको जो रेगुलर करता है उसका जो ध्यान है यानी जो मेडिटेशन करने की शक्ति है उसका विकास होगा, ठीक है। अनुलोम विलोम करने से मन जो है वो खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, मन में अच्छे विचार आने लगते हैं। इसको करने से व्यक्ति में कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ठीक है, आत्मविश्वासी बनेगा, सकारात्मक वो सोचेगा, इस तरीके की चीजें होंगी उसके साथ। लाभ क्या हो सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, देखिए, ये नाड़ी शोधन भी कहलाता है क्योंकि ये नाड़ी की शुद्धि करता है, ठीक है। इससे हमारे हृदय को बल मिलता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या जिसको होती है, जिसका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसाइड वगैरह जैसी समस्या उसको होती है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसका गुड कम होने लगता है, बैड बढ़ने लगता है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है।
तो कहीं ना कहीं उसमें ये लाभ पहुंचाएगा। शुद्ध रक्त शरीर के सभी अंगों में जाकर पोषण देंगे, ठीक है। इस प्राणायाम को करेंगे तो जो साफ रक्त है वो शरीर के सभी अंगों में पहुंच के, ठीक है, उसको बेनिफिट पहुंचाएगा। वात पित्त और कफ, ये दोष ज्यादातर लोगों में होते ही हैं, तो उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। गठिया का समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, सूजन हो, इसको ठीक करता है। अगर हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही हो, नेत्र की ज्योति जो होती है उसको बढ़ाता है। अनिद्रा आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है, ज्यादातर लोगों के साथ होती है, उनको नींद नहीं आती, यानी इंसोम्निया की शिकायत होती है उनको। इंसोम्निया में क्या होता है, रात रात भर तड़पते रहते हैं, कोशिश करते हैं नींद आए पर नींद नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसे में अनिद्रा में भी ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। तनाव, अगर टेंशन में है तो उसको कम करेगा, हमारी सोच को सकारात्मक बनाएगा। माइग्रेन जो दर्द होता है सिर में उसको कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, ठीक है। और इस तरह की समस्या जो है उसको ठीक करता है। और हमारी जो स्मरण शक्ति है, जो हमारी हम भूलने लगते हैं चीजों को, उसको ठीक करेगा। क्या सावधानी करनी है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में आवाज नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग बहुत तेज तेज करते हैं, वो नहीं करना है। कमजोरी और अनीमिया से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, किसी को कमजोरी है, तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए, वरना उसको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हाई ब्लड प्रेशर, यानी उच्च रक्तचाप, ठीक है। आज के समय में ना ये बीपी वाली जो समस्या है वो ज्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और काफी ज्यादा बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, उनको बीपी की समस्या हो जाती है। और बीपी की समस्या से उनको और कई तरह की बीमारी हो सकती है, अटैक आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, कई तरह के अटैक आ सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए कुछ आसन है जिससे कि बीपी को कम किया जा सकता है। किसी का हाई है तो उसको एवरेज किया जा सकता है, कम में लाया जा सकता है। तो कौन से आसन हैं जो उच्च रक्तचाप में हमको मदद करते हैं, आपको यही आसन पढ़ने हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो आपको सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है, आपको वही आसन पढ़ने हैं। एक आसन को दूसरी बीमारी में मत डाल देना, कहीं पता लगे वो उसमें ना दे रखा हो सिलेबस में, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब देखो उच्च रक्तचाप में कौन से आसन होते हैं, ये सारे आसन होते हैं, आप एक बार देख लो। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये वो आसन है जो मैंने पहले से आपको करा दिए हैं, तो ये तो मैं रिपीट नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी होगी और कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो आसन बच रहे हैं ये आपको करा देता हूं। सबसे पहले है उत्तान पादासन, ठीक है। जो उत्तान पादासन है इसको समझते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है। उत्तान, उत्तान का मतलब होता है ऊपर की ओर उठा हुआ, ठीक है। और पादासन में पाद जो होता है ये इसका मतलब होता है पांव, पद भी कहा जाता है, ठीक है। पांव यानी कि पैर, आपने सुना है ना चरण पादुका, यानी कि पैर से रिलेटेड होती है। तो ये जो आसन है इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। पैर जो होते हैं इसको ऊपर की ओर उठाया जाता है, ठीक है। ये जो पैर हैं जिसको पाद कहा गया है यहाँ पे, इसको ऊपर की ओर उठाया जाता है। उत्तान पादासन ये हो आपका हो जाएगा। और इसको पीठ के बल लेट जाते हैं और पाँव को ऊपर उठाते हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। अब अगर बात करते हैं कि इसको करने से क्या बेनिफिट होंगे, क्या लाभ होंगे, इसको समझते हैं। तो ये जो आसन है ना, इसको करने से पेट की जो चर्बी होती है, जो फैट होता है वो कम होता है। पेट में अगर दर्द है किसी के हल्का फुल्का तो उसमें राहत मिलती है। पाचन संबंधी समस्या है, गैस, कब्ज, मरोड़, ठीक है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें आपको क्या करेगा, ये बेनिफिट पहुंचाएगा। कई लोगों की नाभि उखड़ जाती है, उखड़ना बोलते हैं हमारे यहाँ तो, और कई जगह नाभि डिग जाना, या जो भी आपके गांव वगैरह लैंग्वेज में बोलते होंगे, नाभि अपनी जगह से हट जाना ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर किसी की नाभि वगैरह इधर उधर जाती है तो उसको भी संतुलित रखने में ये आसन काम आता है। इस आसन को नियमित रूप से अगर अभ्यास करें तो कब्ज की शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी, कमर दर्द वगैरह की शिकायत जो है दूर हो जाती है। सावधानी क्या करनी है, मान लो किसी का कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी के कुछ महीनों तक कोई भी एक्सरसाइज करने से डॉक्टर मना करते हैं क्योंकि उसको वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि कोई कमर दर्द की, पेट के ऑपरेशन या कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी हुई है तो नहीं करना है। साइटिका जो मैंने आपको बताया था, साइटिका में कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं करना। रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड समस्या है नहीं करना। प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ये सावधानियां बरतनी है। अगला है अर्ध हलासन। अब मैं आपको बताऊं, आपके मैं किताब का नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर बच्चे उसी किताब से पढ़ते हैं। तो दो आसन के बीच में वहां पे ना एक इमेज गलत दे रखी है, ठीक है, वो उसमें एक इमेज गलत है। एक ही इमेज को दो बार दे रखा है, दो अलग अलग आसन में, लेकिन क्या है वो वहां से आपको एक आसन गलत है। मैंने जो वीडियो में बताया वो ठीक है, यहां से देख लेना। अर्ध हलासन, अर्ध हलासन में क्या है, इस आसन में जमीन पर लेटा जाता है, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा समकोण पे खड़ा कर दिया, यानी कि एक 90 डिग्री का कोण बन गया है।
कुछ इस प्रकार का कोण बन गया ना, समकोण, इस तरीके से इस एंगल में हमको रखना पड़ता है, इसको अर्ध हलासन हम कहते हैं। ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इसके क्या बेनिफिट होंगे, देखो, पेट की आंत जो होती है उसको मजबूत बनाएगा, कब्ज में राहत देगा, भोजन को पचाने में, गैस की समस्या में आराम देगा, किसी को मोटापा है तो मोटापा कम करने में मदद करेगा, पेट की चर्बी को कम करेगा, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेगा, कमर के भाग को मजबूत करेगा, ठीक है। ये आसन जो है पैर और जांघ की जो मांसपेशी है उसको भी मजबूत बनाता है। सावधानी क्या करनी है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, सिर में दर्द रहता हो लगातार, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, ठीक है, तो नहीं करना। कोई अगर हाल फिलहाल में किसी का कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी हुई हो तो बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपको प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है। नेक्स्ट है सरल मत्स्यासन। मत्स्यासन हमने करा था ना, जो जिसमें मछली की तरह बनते थे ये, ठीक है, आपको याद आ गया होगा जो मैंने आपको बताया था, लेकिन इसके आगे नाम लग गया सरल, यानी वो उससे थोड़ा सा इजी है, ये वाला सिंपल है। इसको देखते हैं। इस आसन में जमीन पर लेट जाते हैं, दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा कर लिया, जैसे आप देख रहे हो दोनों पैर इसके क्या है, बिल्कुल सीधे हैं। और फिर इसके बाद ये जो सिर है, खोपड़ी है, इसको फर्श पे टिका दिया है, और यहां से हमने क्या करा है, इस तरीके से उठाया है। तो ये जो है ये आसन होता है, इसको सरल मत्स्यासन कहते हैं। इसको करने से बेनिफिट क्या होंगे, इससे मेरुदंड जो होता है हमारा, ठीक है, जो मेरुदंड है, जो हड्डी है यहाँ की, रीढ़ की हड्डी और उसके नीचे का हिस्सा, ये कहीं ना कहीं मजबूत होगा, ठीक है। गर्दन और कंधे की समस्या है, किसी को पेन वगैरह रहता है तो वो ठीक होगा, गैस कब्ज की समस्या है वो ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जब ये सब होगा, गैस कब्ज ब्लड सर्कुलेशन ये सारी ठीक हो जाएंगी तो चेहरे पे चमक आ जाएगी, श्वास नली के जो रोग हैं वो भी कहीं ना कहीं से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है सावधानी क्या करनी है, कमर में दर्द हो नहीं करना, गर्दन में दर्द हो नहीं करना, कंधे में दर्द हो नहीं करना, कोहनी में समस्या हो नहीं करना, ठीक है। जो जो अंग यूज में आ रहे हैं अगर उसमें किसी में भी कोई समस्या है तो नहीं करना। एक है मकर आसन। मकर का मतलब होता है संस्कृत में अगर हम देखें तो मगरमच्छ, ठीक है, यानी मगरमच्छ की तरह बैठने को मकर आसन कहा जाता है। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, हम लेट जाते हैं ना यूं करके, लेट के यूं कर लेते हैं, तो ये मकर आसन है। और इसको अंग्रेजी में क्रोकोडाइल पोज भी कहा जाता है। इसके बेनिफिट क्या है, रीढ़ की हड्डी को फायदा मिलेगा, कमर दर्द में, स्लिप डिस्क की समस्या अगर किसी को है उसमें फायदा मिलेगा, अवसाद, कोई डिप्रेशन में चला गया है था उसमें फायदा मिलेगा, थकावट में आपको कहीं ना कहीं ये आराम पहुंचाता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाएगा, पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, अगर बीपी हाई है तो उसमें फायदा पहुंचाएगा, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा। इतने सारे बेनिफिट हैं, हम इन चीजों को करते ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको करना है, टाइम निकाल के करो जरूर, इससे बेनिफिट मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। सावधानी क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ध्यान देना है कि अगर कहीं पे दर्द हो कमर वगैरह में तो इसको नहीं करना है, हर्निया वगैरह की बीमारी हो तो इसको नहीं करना है। एक है शवासन। शवासन क्या होता है, देखो जैसे ये है, लाश होती है ना, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर जो होता है लाश बन जाता है, शव, जिसको शव कहा जाता है, यानी बिल्कुल शव की तरह एकदम आराम से लेट जाना है, जैसे कि मर गए हैं बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से इसको शवासन कहा जाता है। इससे क्या होता है, शरीर की थकान जो है दूर हो जाती है, मन जो है शांत हो जाता है, एक सुकून मिलता है, ठीक है, राहत मिलती है। फायदे क्या हैं इसके, देखिए, मानसिक और शारीरिक जो हमारा तनाव है, टेंशन रहती है, वो थोड़ा सा दूर होगी, डिप्रेशन में है तो ठीक होगा, मनोविकार या किसी को अनिद्रा, नींद ना आने की बीमारी, इंसोम्निया की बीमारी हो गई है, उसमें राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं एकाग्र शक्ति बढ़ेगी, यानी कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, हमारी जो मेमोरी है उसको सुधारेगा, आत्मविश्वास बढ़ाता है ये, ठीक है, मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो इतने सारे बेनिफिट होते हैं हमारे शवासन के। सावधानी क्या करनी है, वैसे तो देखो ये एक सिंपल आसन है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी की पीठ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो और डॉक्टर ने उसको मना करा हो कि पीठ के बल नहीं लेटना, क्योंकि देखा ना आपने इसमें पीठ के बल लेटी है ये महिला, अगर आपको डॉक्टर ने ही मना कर रखा है कि पीठ के बल नहीं लेटना, आपको कोई बीमारी कोई समस्या है तब नहीं करना, वरना आप हर कंडीशन में इसको कर सकते हो, ठीक है। प्रेग्नेंट महिला भी है, अगर कोई प्रेग्नेंट है वो भी इस आसन में लेट सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, और अनुलोम विलोम तो मैंने आपको करा ही रखा है, तो अगर नाड़ी शोधन नाम से आए तो भी आपको समझ में आना चाहिए यही है, और अनुलोम विलोम से आए तो भी याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों को आप अलग अलग मत समझना, ठीक है। आगे चलते हैं, शीतली प्राणायाम। शीतली, शीतल का मतलब क्या होता है, ठंडा, यानी ये एक ऐसा प्राणायाम है जो शरीर को अंदर से शीतल करता है, ठंडक पहुंचाता है, यानी इसका मतलब है कि ये शांत, विरक्त,
अलग, बिल्कुल भावहीन बना देता है हमको। ये जो प्राणायाम है ये पूरे शरीर को शीतल करता है, एकदम ठंडक पहुंचाता है, ठीक है। करके देखना, आपको सच में इसका बेनिफिट मिलेगा। शीतकारी प्राणायाम जो है ये ऐसा प्राणायाम है जो विशेष तौर पे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको कम करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और गर्मी के मौसम में जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है उस समय ये करना चाहिए, सर्दी में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडा करता है, तो गर्मी में हमें ठंडक चाहिए, सर्दी में मत कर लेना वरना जुकाम खांसी बुखार भी होएगा। तो ये चीज है। कैसे करा जाता है ध्यान से देखो, ये बहुत सिंपल है, आपको इस पोजीशन में बैठना है, ठीक है। सिंपल बैठ गए, रीढ़ की हड्डी वगैरह बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जीभ को देखो कैसे बना रखा है, आप देख पा रहे हैं या नहीं, जीभ को कुछ इस तरीके से मोड़ के, मतलब गोल सा पाइप जैसा, नली जैसा बनाने की कोशिश करना है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। और फिर जब ये बन जाएगा तो जो इस तरीके से सांस को अंदर की तरफ ले जाना है, ठीक है। और फिर नाक के जरिए थोड़ी देर बाद उसको छोड़ना होता है। शीतली प्राणायाम कहा जाता है इसको। रेगुलर करने से काफी ठंडक जो है वो महसूस होती है। इससे क्या फायदे होंगे? टेंशन डिप्रेशन की समस्या है तो उसको कम करेगा, भूख लगती है ज्यादा, प्यास लगती है ज्यादा, गुस्सा बहुत आता है उसको कम करेगा, पित्त दोष हो जाता है, ठीक है, डिसबैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, उसको कम करेगा। किसी को वासना, ठीक है, मानसिक और भावनात्मक प्रभाव को कम करेगा। वासना में पड़ जाते हैं, वासना का मतलब केवल वो नहीं होता जो आपके दिमाग में हो रहा है, वासना का मतलब किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लालच होना, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, और जो आपके दिमाग में आ रहा है वो भी हो सकता है, और इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। शारीरिक और मानसिक समस्याओं से बचा जा सकता है, ठीक है। ये प्राणायाम जो है ये रक्त को शुद्ध करता है, साफ करता है। सावधानी क्या बरतनी है? ठंड के मौसम में नहीं करना है, ठीक है, नुकसान होगा। खांसी हो, टॉन्सिल हो, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल की समस्या गले में जो हो जाए उस समय में नहीं करना, क्योंकि और ज्यादा नुकसान हो जाएंगे। कब्ज के जो पुराने मरीज हैं, जिनको सैकड़ों सालों से कब्ज है, मतलब जो हमेशा कब्ज में पड़े रहते हैं, 10-10 साल तक उनको कब्ज ही रहती है, हमेशा वो परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को बचना है। जिनका बीपी जो है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है, उसको बचना है इससे, ठीक है, क्योंकि शरीर में ठंडक पहुंचती है तो बीपी और नीचे जा सकता है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट टॉपिक है पीठ में दर्द, ठीक है, बैक पेन जो होता है, बैक पेन होता है, और गठिया अर्थराइटिस वगैरह हो जाता है, तो इसमें देखो ये सारे आसन किए जाते हैं। अब ये सारे आसन जो है मैं आपको पहले से करा चुका हूं, लेकिन यहाँ पे केवल 2 आसन हैं जो मैंने यहाँ पे आपको नहीं कराए हैं, इसके अलावा सारे आसन हम इससे पहले की बीमारियों में कर चुके हैं। तो इन 2 आसन को करेंगे तो हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, फाइनल हो जाएगा। एक है भद्रासन। भद्रासन में देखो बिल्कुल भद्र रूप से एक सज्जन व्यक्ति की तरह आराम से बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, दोनों पैरों को यूं करके जोड़ना और हाथों से पकड़ना है, इसको भद्रासन कहा जाता है, ठीक है। 2 शब्दों से मिलके बनाए, भद्रा और आसन। आसन का मतलब तो होता है मुद्रा वगैरह आप जानते हो, भद्र का मतलब होता है शुभ, इसको शुभ आसन के रूप में देखा जाता है। ये क्या करेगा? आपकी कमर में जो तनाव है उसको दूर करेगा, आपकी जो पोस्चर है जो गलत हो जाता है उसमें सुधार लाएगा। अगर किसी को गठिया की समस्या है तो गठिया में भी बचाव करता है। घुटने, पीठ और टखने वगैरह जो है वहां पे जो टेंडन हो रही हो या स्टिफनेस हो रही हो, सूजन हो रही हो, जकड़न हो रही हो, तो उसमें कहीं ना कहीं राहत करेगा। जिन लोगों को वज्रासन और पद्मासन करने में कठिनाई होती है, जो वज्रासन नहीं कर पाते, इस आसन को आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वज्रासन में बैठा जाता है और पैर जो होता है उस पर दबाव पड़ता है, लेकिन इसमें आपके पैर पे दबाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उसे आराम से कर सकते हैं। सावधानी क्या करना है? देखो, घुटने और कूल्हे में चोट हो तो नहीं करना। घुटने में चोट हो तो दिक्कत होगी, दर्द होगा। कूल्हे में चोट हो, क्योंकि टिका के तो आपको बैठना ही है, कूल्हा ही अगर दिक्कत में है तो नहीं हो सकता, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में अगर चोट है तो भी नहीं करना, क्योंकि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होता है, हो सकता है ऐसे करने में आपके पीछे पेन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन ध्यान से देखिए, इसमें आधा ही घूमना होता है, ठीक है। ये जो महिला आपको दिख रही है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये आधा ही इसने अपने शरीर को यहाँ पे घुमाया है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अर्ध चक्रासन। संस्कृत में अर्ध का मतलब आप जानते हैं आधा होता है, चक्रासन, चक्र का मतलब पहिया होता है, ठीक है, आधे पहिए की तरह मतलब इसने अपने शरीर को बना लिया है। इस आसन को अर्ध चक्रासन कहा जाता है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? पेट और कमर की जो मांसपेशी है उसको मजबूत करेगा। कमर की मांसपेशी में जो चपलता है एक तरह से उसकी मोबिलिटी बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं उसको बेहतर बनाएगा, ठीक है। कमर की जो परेशानी है उससे कहीं ना कहीं हमको छुटकारा दिला देगा। कई लोगों के कमर में सूजन हो जाती है, कमर में जकड़न हो जाती है, कमर में दर्द रहता है, ठीक है, और
उठ उठीस वाला दर्द उठता है, तो उन सब चीजों में छुटकारा दिलाएगा। कंधे की मांसपेशियों में मजबूती लाता है, कंधे में जो पेन वगैरह होता है उसको कम करेगा। चक्रासन जैसे कठिन आसनों के लिए, ठीक है, तैयार करेगा आपको, आपके शरीर को। क्योंकि देखो, जो ऐसे आसन होते हैं ना जिसमें आपको रीढ़ की हड्डी वगैरह मोड़नी मारनी होती है, ये सब नहीं कर पाते हैं, ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है। उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जिनके शरीर में लचीलापन नहीं है उनको ये सब करने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो चक्रासन जैसे कठिन आसन कर पाओगे। चक्रासन में क्या है, पूरा घूमना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो चक्रासन करने में भी आसानी होगी। चक्रासन करने से पहले यही सीखा जाता है, ठीक है। अर्ध चक्रासन, पहले आधा घूमोगे तभी तो आप पूरा पूरा जाने की कोशिश करोगे। सावधानी क्या करनी है, अगर रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो, समस्या हो, दर्द हो, नहीं करना। कूल्हे में दिक्कत हो, समस्या, नहीं करना। गर्दन में कोई चोट लगी हो, कोई सर्जरी हो, नहीं करना। गर्भवती महिला है तो नहीं करना। बीपी हाई है तो नहीं करना, ठीक है। इन सब चीजों में इसको नहीं करना होता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बहुत मेहनत से बनाई है, बड़ा चैप्टर था। वो तो मैंने आपको विधि वगैरह थोड़ा नहीं बताई, इसलिए चैप्टर थोड़ा छोटा हो गया, वरना ये वीडियो और बड़ी बनती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।